ओके। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम वही कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे हमारा होम पेज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जल्दी से अपना प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ और जो है फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ओके। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से हम जो है काफी हद तक कर लिया था। पीएम पीएम रन डेफ, इसको लोकल उस पर चला के देख लेते हैं। तो जब ये हमारी सीरीज हो जाएगी तो मैं अपना प्रोजेक्ट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 2 हफ्ते बाद ओपन सोर्स तो कर स्क्रीन दूंगा। शेयर कर लो। ओके, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके। तो लास्ट क्लास में हमने जो है यहाँ तक काम कर लिया था और इसके अंदर बस हमने कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है और ये वाला सेक्शन भी हो जाएगा। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिव बनाया हमने, नहीं बनाया देख लेते हैं। ओके, ये रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, इसको रिस्पॉन्सिव भी करना है क्योंकि स्क्रॉलर आ गया, स्क्रॉलर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी हद तक हमने कर लिया है। अब जो है इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है मुझे दिख रहा है कि भाई ये स्पेशलाइज ट्रैक वाला जो सेक्शन है इसके अंदर ये जो टैक्स है ये एक लाइन मतलब बहुत ज्यादा आगे तक जा रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इसको एक मैक्स विथ दे देता हूँ ताकि इसकी विथ जो है ना यहाँ तक ही हो। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो आगे का टैक्स है वो अगली लाइन में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं मैक्स विथ दे देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ पे अगर मैं डिजाइन में भी देखूँ तो मेरे ख्याल से इसी तरह से हुआ हुआ देखे। ठीक है, तो अगर मैं एक लाइन में रखूंगा तो वो इतना खास नहीं लगेगा, तो हम इसको मैक्स विथ दे देते हैं। तो वापस कोड पर आते हैं और जो है इसको बंद कर देते हैं। मैं कौन से कंपोनेंट के अंदर हूँ, मैं हूँ कोर ट्रैक्स वाले कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो कोर ट्रैक्स वाला नहीं है, हमने जाना है स्पेशलाइज ट्रैक वाले में। तो वापस आते हैं यहाँ पे, विजेट्स के अंदर है यहाँ पे हमारे पास स्पेशलाइज ट्रैक। उसको बंद करते हैं और हमें क्या चीज़ ढूंढनी है, हमें देखना है स्पेशलाइज ट्रैक आफ्टर कंप्लीटिंग ये वाला टेक्स्ट। ठीक है, इसको मैं दे दूंगा मैक्स विद स्क्रीन एलजी। तो क्या होगा हमारे पास भाई, मैक्स विद ऐड हो जाएगी 1024 पिक्सल्स की। ये भी बहुत ज्यादा है, हम जो है इसको एम डी अगर कर दें थोड़ी सी और एस एम ठीक है। और ये कितनी पिक्सल्स की हो गई, 640 पिक्सल्स की। मैक्स विद हमने ऐड कर दिया, तो अब हमारा टेक्स्ट इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अच्छा, स्पेशलाइज प्रोग्राम और क्या है भाई, हमारे डिजाइन के अंदर स्पेशलाइज प्रोग्राम को मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा बोल्ड है, तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। कहाँ है भाई, ये रहा। थोड़ा सा बोल्ड है तो इसके लिए मैं फॉन्ट मीडियम, एक क्लास हमारे पास जो कि हल्का सा बोल्ड कर देती है। तो फॉन्ट मीडियम मैंने स्पेशलाइज प्रोग्राम वाले टेक्स्ट पे लगा दिया। तो वापस आते हैं यहाँ पे और ये हो गया थोड़ा सा बोल्ड। इसमें मैंने कौन सा टेक्स्ट लगाया, टेक्स्ट स्टील 700, जो कि हम रिप्लेस कर देंगे किससे, टेक्स्ट प्राइमरी। ठीक है, टेक्स्ट प्राइमरी जो कि कहाँ से आ रहा है भाई, ये टेक्स्ट प्राइमरी कहाँ से आ रहा है, ये टेलविंड की तो कोई क्लास नहीं है ऐसी। तो लास्ट क्लास में हमने डिफाइन की थी स्टैंड। लास्ट क्लास में हमने डिफाइन करी थी ये टेलविंड कॉन्फ़िग के अंदर। तो फिर से देख लेते हैं इसको एक दफा। आप लोग जब इसको खोलेंगे तो आपके पास थीम आ रहा होगा सिर्फ। तो हमने क्या करना है कि भाई थीम को एक्सटेंड करना है और अपनी क्लासेस डालनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहली चीज डालेंगे एक्सटेंड। एक्सटेंड का ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, उसके अंदर हमने भाई क्या चीज एक्सटेंड करनी है, हमने भाई कलर्स को एक्सटेंड करना है। एग्जिस्टिंग कलर जो है वो रहेंगे, उसको हमने एक्सटेंड करके एक्स्ट्रा कलर लगाना है, एक्स्ट्रा कलर ऐड करना है। तो मैंने बता दिया कि भाई कलर्स को एक्सटेंड करो। ठीक है, तो कलर्स का ऑब्जेक्ट बनेगा फिर। अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर हम बताएंगे भाई एक्सटेंड करना है कलर्स को। तो अब बताओ कौन सा कलर ऐड करें। तो भाई यहाँ पे मैंने उसका नाम लिख दिया प्राइमरी,
और उसकी वैल्यू लिख दी। इसी तरीके से भाई मैं सेकेंडरी कलर भी कोई ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं जो है कलर्स को मॉडिफाई कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से भाई हमने एक प्राइमरी कलर रख दिया। तो हम जो है अब बार बार हमने टील 700 ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट प्राइमरी। अब ये मैंने कलर्स को एक्सटेंड किया है ना, इसका मतलब हमारे जितने भी कलर्स थे उसके अंदर हमारे पास ये प्राइमरी वाला कलर ऐड हो गया। इसका मतलब अगर मैं बीजी प्राइमरी भी लिखूं तब भी हमारे पास ये कलर होगा, ठीक है। इवन मैं ग्रेडियंट भी लगा रहा हूँ वहां पे भी प्राइमरी कलर होगा, क्योंकि मैंने कलर्स की जो स्कीम थी इतनी बड़ी उसमें मैंने भाई प्राइमरी कलर ऐड कर दिया, जिसका नाम मैंने प्राइमरी रखा है और वैल्यू इसके हैश में रख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कलर ऐड हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास भाई ये ठीक लग रहा है। अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस डालते हैं। स्पेस डालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस सेक्शन पे आ जाता हूँ पहले, स्पेशलाइज प्रोग्राम, ये रहा। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मैंने भाई खुद को रिपीट किया हुआ है मल्टीपल टाइम्स कि भाई मैंने 2 दफा लिखा ये। तो मैं क्या करूंगा कि भाई इस डेटा को जो है मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर लिख लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ऐसे लिखने की जरूरत ना पड़े। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले काम करता है सारा डेटा लिख लेता है पहले, छोटा सा ना, इससे रिलेटेड डेटा भी लिख लेते हैं, ये सारा डेटा भी लिख लेता है, ठीक है। तो मैं आता हूँ भाई यहाँ पर, आप लोग अलग फाइल पे बनाएगा, मैं अभी यहीं पे कर रहा हूँ एक्सपोर्ट डेटा इक्वल्स टू, इसकी आप एक और फाइल बना सकते हैं डेटा के अंदर, डेटा के नाम से, और जो है वहां पे ये डेटा ऐड कर सकते हैं। इन फ्यूचर ये डेटा कहाँ से आ रहा होगा, ये डेटा हमारे पास इसी डेटाबेस से आ रहा होगा, ठीक है, जिसको हम हेडलेस सीएमएसपी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे भाई मैंने एरे बना लिया, ठीक है। और इस एरे के अंदर भाई मैंने क्या क्या ऐड करना है, ये सारे कोर्सेस ऐड करना है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, पेनावरस्टाओ की वेबसाइट खोलता हूँ और यहाँ से डेटा उठाता हूँ। तो पहला डेटा हमारे पास ये रहा, इसको उठाया मैंने, ठीक है। अब जो है हम क्या रखेंगे, डेटा को हमने सेट करना है तो उसके लिए हम पहले कीज रखेंगे फिर उनकी वैल्यूज ऐड करेंगे। तो भाई इस ये जो पहले मैं इसका वेब3 के कोर्स का डाटा डाल देता हूँ। तो इसका जो हेडर है वो है वेब3 ब्लॉकचेन, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे की लगाता हूँ हेडर, उसकी वैल्यू ये रख देता हूँ, ठीक है। अब जो है हम दूसरी चीज ऐड करेंगे जो कि है हेडर। अच्छा ये देखें, हेडर जो है वो ये हेडर और ये हेडर एक ही है, ठीक है। अगर मैं दूसरे कोर्स में जाता हूँ तो ये वाला हेडर उस हिसाब से आ जाएगा, ये रहा हेडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वही हेडर हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो जैसे ही मैं कोर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ वो डाटा जो है उससे रिलेटेड डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये सारा डाटा भी हमने इस एरे के अंदर डालना होगा। फिर हम लॉजिक लगाएंगे कि भाई अगर यूजर इस पे क्लिक करे तो भाई उस हिसाब से उससे रिलेटेड डाटा को शो करा दो, ठीक है। तो अभी मैंने हेडर डाल दिया, उसके बाद भाई यहाँ पे देखें एक डिस्क्रिप्शन भी रखा हुआ है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी डाल देता है, ओके। और क्या है भाई, यहाँ पे जो है Q4 Q5 से रिलेटेड थोड़ा सा डाटा है। तो Q4 Q5 का डाटा मैं इसके अंदर किस तरह से डालूं, बताएं। इसके अंदर मैं Q4 और Q5 का डाटा किस तरह से डाल सकता हूँ, मल्टीपल डाटा है। तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ क्वार्टर्स का एक मैंने की बनाई, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक एरे डाल दिया, ठीक है। अब इस एरे के अंदर हमारे पास Q4 और Q5 की डिटेल्स होंगी, जिसमें से भाई पहली चीज है, अच्छा इस एरे के अंदर भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट होंगे, एक Q4 का एक Q5 का। तो Q4 का पहले बना लेता है, उसके अंदर क्या क्या है, हेडर है एक, ठीक है, जिसका नाम है Q4।
दूसरी चीज क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन। ओके। तीसरी चीज क्या है, नंबर। ठीक है, जो कि हम कर देते हैं क्या है भाई 4। इसी तरह से भाई मैं दूसरा क्वार्टर भी ऐड कर लूंगा। एक और चीज मैं लास्ट क्लास में बताना भूल गया था, यहाँ पे वार्निंग भी आ रही है मेरे ख्याल से। यहाँ पे वार्निंग आ रही है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। ये क्या चीज है, देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जो है एक अदद मैप यूज किया था कोर ट्रैक्स के अंदर। यहाँ पे हमने वो यूज किया था, क्या कहते हैं, अपना कोड मैप का मेथड यूज किया था। ठीक है। अच्छा, जब आप मैप का मेथड लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई आप जो है लूप चल रहा है, और लूप के अंदर हमने बता दिए क्वार्टर बॉक्स को 3 दफा चला दो। ठीक है, क्योंकि भाई कोड ट्रैक्स जो है उसके अंदर हमारे पास 3 क्वार्टर है, 1, 2, 3, तो हमारा लूप 3 दफा चलेगा। ठीक है, तो हमने ये 3 दफा प्रिंट करा दिया। अब रिएक्ट को हमें ये बताना है कि भाई ये जो 3 बॉक्सेस है, ये 3 अलग अलग बॉक्सेस है। ठीक है, अगर आप देखें तो भाई ये बॉक्सेस सेम सेम ही लग रहे हैं रिएक्ट को। तो उसको बताने का तरीका ये है कि भाई आप जो है एक अदद की ऐड कर दें। ठीक है, अब की क्या होगी, की जो है ना वो बेसिकली एक यूनिक वैल्यू होती है। तो की मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे पास आइटम डॉट नंबर है तो नंबर मैंने यूनिक रखना है। ठीक है, नंबर हर क्वार्टर का डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पर आऊं, देखें इसका नंबर यूनिक है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो नंबर हमेशा यूनिक होंगे इस लूप के अंदर। तो मैंने उसी को की बना दिया। तो अब ये जो वार्निंग है ये चली जाएगी। ठीक है, जब भी हम मैप यूज करेंगे तो मैप के अंदर मुझे की पास करना जरूरी है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं। काम करता हूँ, ये जो क्वार्टर बॉक्सेस को मैं एक डिव के अंदर कर लेता हूँ। ठीक है, की अभी भी लगी हुई है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे अब फिर से वो मुझे वार्निंग दे रहा है। क्यों वार्निंग दे रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई पेरेंट एलिमेंट पे लगानी है आपने की। जब भी आपका लूप स्टार्ट होगा और सबसे पहला टैग जो आएगा वहां पे आपने की लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहला टैग कौन सा है, ये वाला डिव का है। तो मुझे की जो है यहाँ पे लगानी होगी। ठीक है, चाइल्ड एलिमेंट पे नहीं लगाऊंगा मैं, पेरेंट एलिमेंट पे लगाऊंगा। तो अब की वजह से जो है हमारा वो वार्निंग चली जाएगी। ठीक है, ओके। तो अब वापस वहां पे आ जाता है। ओके, तो ये भाई हमने एक अदद डेटा बना लिया। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ प्रोग्राम्स डेटा। ये हमारे पास एक कोर्स का डेटा बना है, यहाँ पे एक कोर्स का डाटा बना है। ठीक है, जिसके अंदर ये सारी चीजें भी आ गई हैं। अब दूसरे कोर्स का बनाना है हमें। तो दूसरे कोर्स में मैं क्या करता हूँ, 2 कोर्सेस का बनाते हैं पहले, फिर उसके बाद देखते हैं कि बाद में हम क्या करेंगे कि भाई इस यहाँ पे डाटा ऐड करते जाएंगे और यहाँ पे खुद ही इम्प्लीमेंट होती जाएगी। ठीक है, तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ देता है, और ये नंबर जो है इसको 5 कर देता है, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर 5 आ गया। और अच्छा, मैंने डाटा किस हिसाब से लिखा है, ये डाटा मैंने यहाँ पर आता है, ये डाटा जो है मैंने इसका लिखना है, सॉरी। तो डिस्क्रिप्शन भी मैंने एम्बिएंट कंप्यूटिंग का लिख दिया। तो मैं वेब 3 वाले का डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ, वेब 3 वाले का हेडर लगा हुआ है। इसमें भी क्वार्टर 4 है, इसमें भी क्वार्टर 5 है, इसका ये चीज चेंज करनी होगी। यहाँ से कॉपी कर लेता, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पर से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक हो गया। तो हमने जो है ये चीजें वेब 3 वाले का डाटा हो गया। अब जो है हमें एआई वाले का डाटा डाल देता। तो एआई वाले का मैं डाटा यहाँ से उठा लेता हूँ। इसका हेडर ये रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर आता है, इसका हेडर लगाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
और डिस्क्रिप्शन लगाते हैं। डिस्क्रिप्शन यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन लगा दिया। अब Q4 और Q5 का मैं डाटा लगा देता हूँ। Q4 Q5 और इस नंबर को भी 5 कर देता हूँ और यहाँ भी 5। सही हो गया। अभी हमने भाई 2 प्रोग्राम्स का डाटा ऐड कर लिया ताकि जो है हम क्या कर सके, हम इस पे लूप चला सके और इस तरह से हम अपना डाटा शो करा सके। तो अभी तो 2 प्रोग्राम है, बाद में हम और भी ज्यादा कर लेंगे। अच्छा, इसमें इमेज का भी सिनेरियो है कि भाई इमेज भी ऐड करनी है। तो एक काम करते हैं, इमेज भी हम ऐड कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो देखते हैं अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो है, ये मेरे ख्याल से इमेज ही है, लेकिन इसका फॉर्मेट ही है। चलो कोई बात नहीं। इसको जो है मैं क्या करता हूँ, SRC के अंदर जाता हम लोग और एसेट्स के अंदर इमेजेस का एक फोल्डर बनाया था, वहां पे मैं ऐड कर देता हूँ ये वाली। और बाकी भी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी इसी तरह से ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 इमेजेस मैंने ऐड कर लिया। आप लोग भी यहाँ से उठा सकते हैं इमेजेस ऐसे ड्रैग करके। तो एक फॉर्मेट होता है WebP, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे इमेजेस। ओके, तो ये भाई इमेजेस हमने ये खराब क्यों हो गया यहाँ पे जरा देखें तो। अच्छा, डिव मैंने वो ऐड किया ना, डिव की वजह से जो है वो क्लासेस खराब हो गई हैं। तो वो डिव को मैं वापस रिमूव कर देता हूँ कोड ट्रैक्स के अंदर। ये डिव जो मैंने ऐड किया था, इसको मैं रिमूव करके कीज पे ही ऐड कर देता हूँ। ये की ऐड कर दिया, ये वाला काम हो गया, इसको रिमूव कर दो। ये बॉक्सेस ठीक हो गया। अब आ जाता है, हमने भाई इसका डाटा लिख लिया, अब वो डाटा इसके अंदर डालना है। तो आते हैं यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले भाई मुझे इमेज डालनी है। तो इमेज जो है वो, इमेज का मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इमेज, और यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं इमेज का इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले। इमेजेस इंपोर्ट web3 image from assets slash images slash क्या नाम था भाई, मेटावर्स, मेटावर्स डॉट वेब पी। वेब पी जो है एक स्टैंडर्ड है, जैसे PNG होता है वैसे ही वेब पी होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है भाई वेब पी जो है उसको हम कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, डायरेक्ट मैंने रेफरेंस पास कर दिया है इमेज का। ठीक है, अब ये इमेज का सिर्फ मैंने रेफरेंस पास किया इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो जब मुझे अभी दिखाऊंगा, जब मैं इमेज ऐड कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, डॉट इमेज ऐड कर दूंगा सोर्स के अंदर। देखते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको इंपोर्ट किया और यहाँ पे भाई इसका रेफरेंस पास कर दिया। इसी तरह से AI इमेज, जिसका नाम था AI। ओके, जब मैंने इमेजेस इंस्टॉल करी थी तो वो वेब पी फॉर्मेट में हुई है, तो इसलिए मुझे वेब पी लिखना है यहाँ पे। जबकि मैं जब वेबसाइट बना रहा था तो मैंने PNG फॉर्मेट में ली थी। और आप लोग यहाँ से भी अगर PNG उठानी हो तो यहाँ से भी मिल सकती है। क्या आपने इमेज को सिलेक्ट किया, एक्सपोर्ट किया और यहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद सेव कर सकता है। ठीक है, तो खैर ओके, तो यहाँ पे मैंने इमेज यहाँ से उठा ली और AI की इमेज भी ऐड कर लेता है, AI इमेज। तो ये मेरे ख्याल से हमने सारा डाटा जो है वो ऐड कर लिया है। सही है, इससे रिलेटेड सारा डाटा हो गया, यहाँ का भी हमने सारा डाटा ऐड कर लिया। अब डाटा जो है वो यहाँ पे शो कराना स्टार्ट करता है। पहले एक काम करते हैं, लूप चलाते हैं और यहाँ पे जो हमारा डाटा शो कराता है। ठीक है, अभी तो मैंने स्टैटिक डाटा लिखा हुआ है कि भाई एक एक करके जो है मैंने इसको लिखा है। तो नीचे आता है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये रहा, ये हमारा डिव है एक, ये दूसरा हमारा डिव है।
तो इसमें क्या है कि भाई हम प्रॉब्लम ये है कि हम जो है इसको बार बार रिपीट कर रहा है। तो क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पे लूप चला देना चाहिए। तो लूप चलाने के लिए मैं लिखूंगा प्रोग्राम्स डेटा डॉट मैप, क्योंकि भाई वो जो हमने प्रोग्राम्स डेटा वाला एरे बनाया, क्योंकि वो एरे है तो इसलिए हम जो है मैप का मेथड लगा सकते हैं। इसके अंदर हम एक एरो फंक्शन देता है, ठीक है। उस एरो फंक्शन के अंदर जो है मैंने ये चीज, ये HTML पास कर देनी है, ठीक है। तो ये HTML रिटर्न हो जाएगी खुद ही, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है। अगर मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा तो भाई मुझे लाजमी वहां पे रिटर्न का कीवर्ड यूज करना होगा। तो ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब इसकी जगह पे मैं आइटम लिख देता हूँ, क्योंकि भाई मुझे आर्गुमेंट मिल रहा होगा जिसके अंदर मुझे सारा डेटा मिल रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने एक आर्गुमेंट पास कर दिया। और दूसरी चीज मेरे पास होगी आई, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, की लिखता हूँ। की जगह पे भाई यूनिक वैल्यू क्या हो सकती है आइटम के अंदर, आइटम के अंदर एक काम करते हैं आई लिख देना, ठीक है। आई भी तो एक यूनिक वैल्यू है ना, तो अभी फिलहाल आई लिख देता है, ओके। अमूमन जो है हम आइटम के अंदर ना आईडी भी लगाते हैं इस तरह से। जो आपका ओरिजिनल डेटा होता है ना, जब आप डेटाबेस पे काम करेंगे तो हर रिकॉर्ड की एक आईडी होती है जो कि यूनिक होती है। इस तरह से लंबी सी कोई भी आईडी हो सकती है उसकी, ठीक है। तो क्योंकि हमने ये आईडी वाली चीज कर नहीं रहा, तो इसलिए मैं सिर्फ अभी फिलहाल आई कर देता हूँ। वरना बाद में जब आप डेटाबेस पे काम करेंगे तो की जगह पे उस आइटम की आईडी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा हमजा भाई वो आईडी हम खुद से जनरेट करेंगे अपनी सोच से, या उसके लिए वो कोई? वो आप प्रोग्राम लिखते हैं उसके लिए छोटा सा, कि भाई अब बहुत सारे एनपीएम पैकेजेस भी आते हैं जो आपको आईडी जनरेट करके दे देता है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा डेटाबेस भी कुछ सपोर्ट करते हैं कि खुद ही आईडी जनरेट कर देता है डेटाबेस, तो इस तरह से भी होता है। ओके, तो यहाँ पे भाई की आई कर दी हमने, और देखते हैं क्या रिजल्ट है हमारे पास। ठीक है, दो आइटम शो हो रहे हैं। दो आइटम्स पहले भी शो हो रहे थे, लेकिन दो आइटम्स पहले हमने लिखे हुए थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लूप चला रहा हूँ सिर्फ। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 3 आइटम्स कर देता हूँ। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसको कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट दबा के मैंने रखा हुआ है। एरो डाउन करूंगा तो भाई उसकी कॉपी निकल आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 हो गया, तो तीसरा आइटम भी ऐड हो गया, सही है। तो इस तरह से हमने एक लूप लगा दिया, उसके अंदर जो है आइटम्स ऐड होते जा रहे हैं। अच्छा जी, अब इसके साथ मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो भाई मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी इनके बीच में गैप आ जाए। तो गैप ऐड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 2-3 तरीके हैं। एक मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं फ्लेक्स लगा दूं, और इन सबके बीच में मैं फ्लेक्स क्यों लगा रहा हूँ, फ्लेक्स इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं गैप की प्रॉपर्टी को यूज कर सकूं। एक काम करते हैं, फ्लेक्स लगाए बगैर स्पेस करके देखते हैं। स्पेस नाम की भी एक हमारे पास प्रॉपर्टी है जो कि बिल्कुल गैप की तरह ही वर्क कर रही होती है जैसे गैप करता है, लेकिन स्पेस के लिए हमें फ्लेक्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे चाहिए थोड़ा सा स्पेस वाई एक्सिस पे, तो मैं 5 का कर देता हूँ, लेट्स सी। ओके, गैप आ गया है वाई एक्सिस पे, देखें स्पेस आ गई है इन सबके बीच में। थोड़ी सी कम कर देते हैं, इसको 3 कर देता है, 4 ठीक रहेगी। ओके, तो ये हमारी स्पेस आ गई है। और इसमें मुझे क्या करना है, ये रेड जो बॉक्स है इसकी जगह पे मुझे इमेज लानी है। तो इमेज लाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, और ये जो बॉक्स है इसकी जगह पे मैं इमेज लाऊंगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और इसकी जगह हमारे पास भाई जो इमेज का कंपोनेंट है वो ले आता हूँ, जो कि हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट इमेजेस से। तो अगर मैं इसको इंपोर्ट करूँ यहाँ पे, अच्छा हमजा भाई, यहाँ जी पे जो इमेज लगाएंगे वो भले किसी भी साइज की हो तो वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगी, या जी जी, हमें हाइट एडजस्ट हो वाइट? जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। देखते हैं, नेक्स्ट स्लैश इमेज, ठीक है। तो ये इमेज का मैंने कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिया है। अच्छा हमारे और पास यहाँ हमजा भाई जी
हमारे पास यहाँ पर कोई तरीका होता है कि जिसमें हम वेट को परसेंटेज में रखें इमेज कंपोनेंट में, या हमें पिक्सल में ही रखना पड़ता है? यहाँ पे क्या आपने जैसे वेट जो है, वेट और हाइट परसेंटेज में रख सकते हैं इमेज कंपोनेंट में, क्योंकि जी यहाँ हमें जी रख पिक्सल में सकता ही रखना होता है। है, रख सकता है। लेकिन इमेज, अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है SRC को मैंने रख लिया। अब इसमें मुझे क्या करना है कि भाई एक कंपोनेंट पास ओ इमेज पास करनी है, तो उसका रेफरेंस मैं दे देता हूँ। वो हमें कहाँ से मिलेगा भाई, वो आइटम के अंदर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने लूप चलाया तो हमारे पास उस लूप के अंदर एक एक करके आइटम हमें मिल जाएंगे। तो उस आइटम के अंदर हमारे पास एक इमेज भी रखी हुई है। तो यहाँ पर आता है, यहाँ पे मैं लिखूंगा आइटम डॉट इमेज। नॉन एम्प्टी JSX मस्ट ओनली बी असाइन अ नॉन एम्प्टी। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, आइटम डॉट, ये भी नहीं हाईलाइट हो रहा। ओके आ गया, ठीक हो गया। ओके, आइटम डॉट इमेज मैंने लिख दिया। दूसरी चीज मैं लिखता हूँ आइटम डॉट हेडर। ऑल टैग जो है मैंने उसका हेडर ही लगा दिया। सही है, तो ये हमारे पास अब देखते हैं ये इमेजेस लग गई हैं। अब जो है ये इमेजेस क्योंकि स्क्वायर है, मुझे उस हिसाब से इसको सेट करना है। प्लस इसमें भाई मुझे राउंडेड भी ऐड करना है ताकि ये थोड़ी इमेजेस ठीक हो। तो इसकी मैं हाइट ऐड कर देता हूँ, विद खुद ही एडजस्ट हो जाएगी, आप लोग देखेगा। मैं क्या करता हूँ, इसकी एक काम करता हूँ, क्लास नेम देता हूँ इक्वल्स टू टेलविंड CSS के अंदर ही हम इसको हाइट दे देते हैं। तो h इसकी मैं दे देता हूँ मेरे ख्याल में 20। लेट्स सी, नहीं बहुत कम हो गई, 24। ओके, 24 ऐड हो गई है मेरे ख्याल से, ठीक है। लेकिन इमेज खराब हो रही है, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट कवर। लेट्स सी इससे ठीक होती है, हो गई। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि आप देखें यहाँ पे, अगर मैं टेलविंड की डॉक्स पे जाऊं, टेलविंड CSS ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट्स की काफी सारी प्रॉपर्टीज है। ऑब्जेक्ट कवर क्या करता है कि आपकी इमेज को जो है ना, क्या कहते हैं, उस हिसाब से जितनी आपकी हाइट दी हुई है आपने, जितनी आपने हाइट विद दी हुई है, उस हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। देखिए इस केस में देखें ये कवर है। ठीक है, अगर मैं इसको कवर से हटा दूं तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो है वो इस तरह की हो जाएगी इमेज। ठीक है, फिल हो जाएगी। फिल से क्या मतलब होता है कि भाई इमेज खुद को एडजस्ट नहीं कर रही है बल्कि स्ट्रेच हो रही है। ठीक है, इस वाले केस में अगर मैं आऊं यहां से, अगर मैं कवर को हटा दूं, सिर्फ ऐसी डिफॉल्ट इसका रहने देता है। अब यहाँ पे देखें ये इमेज जो है ना वो रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही, वो ना क्या हो रही है, जाहिर है इमेज की हाइट बड़ी है लेकिन हम उसको छोटा कर रहे हैं, तो इसलिए जो है इस तरह से शो हो रही है। तो डिफॉल्ट बिहेवियर है, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई ये जो हमारा बॉक्स है, ये इमेज जो है उस हिसाब से सेट हो जाए। तो मैंने क्या किया, इस इमेज को मैंने कवर कर दिया। कवर से क्या होता है कि भाई आप देखें इमेज जो है लेफ्ट राइट से क्रॉप हो गई है। ठीक है, और टॉप से भी और बॉटम से भी थोड़ी सी क्रॉप हो गई है। ठीक है, लेकिन इमेज खराब नहीं हुई है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और जो है लेकिन साइडों से क्रॉप हो गई है। तो कवर ये काम करता है कि भाई जितना उसको एरिया मिलेगा उसको कवर कर लेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक होता है फिट, कंटेन होता है, और ये हमारे पास एक स्केल डाउन, काफी सारी हमारे पास प्रॉपर्टीज है। तो हमने कवर ज्यादातर हम यूज करेंगे, और जो है इससे हमारी जो है इमेज खराब नहीं होती। तो ये हमने कवर लगा दिया। ओके, अब मुझे क्या करना है, इमेज को थोड़ा सा राउंडेड करना है, MD। डिजाइन पे आते हैं, नीचे आते हैं, और क्या है भाई इसमें, मुझे लग रहा है इसकी हाइट जो है और छोटी करनी चाहिए हमें थोड़ी सी। तो 24 की जगह पे अगर मैं इसको 20 कर दूं तो, नहीं 24 ही ठीक है। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, इसकी विड्थ कम कर सकते हैं।
तो इमेज और सेट हो जाएगी। तो विद एक काम करते हैं, विद भी हम स्टैटिक लिख देते हैं। इस केस में हमें क्यों रिस्पॉन्सिव इमेज नहीं चाहिए, क्योंकि भाई हमने जो है इतनी छोटी इमेज रखनी है। अगर कुछ हमारे पास ऐसा केस हो तो उसके अंदर हमें इमेज को छोटा बड़ा करना पड़ सकता है उस हिसाब से। जैसे इस केस में अगर आप देखें इमेज छोटी है, मैं जैसे जैसे बड़ा कर रहा हूँ इमेज खुद ही बड़ी हो रही है, ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर क्या है, हमें इमेज उसी साइज की रखनी है, तो उसको हम उस हिसाब से उसकी विड्थ दे देते हैं ताकि वो उसी साइज की रहे, फिर हमें छोटा बड़ा नहीं करना उसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, विद इसकी दे देता हूँ 32। लेट्स सी, 32 से स्क्वायर हो गया ये 48। ओके, ये थोड़ी ठीक लग रही है। ठीक है, तो ये 48 मैंने विद दे दिया और हाइट दे दिया। तो अब जो है हमारी इमेज का साइज अब इतना ही रहेगा, चाहे मैं छोटी स्क्रीन करूं या बड़ी स्क्रीन करूं, क्योंकि यहाँ पे इमेज का साइज मैंने डिफाइन कर दिया है। तो अब ये इसका साइज ऐसे ही रहेगा, जो कि मेरे यूज केस में सही है। मुझे इतना ही साइज चाहिए, ना बड़ा करना है ना छोटा करना है। अच्छा, ये जो है मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, साजिद भाई ने मांगा था, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास इमेज आ गई है, जो कि हमने ऊपर से चेंज भी कर सकते हैं। कल को अगर हमें चेंज करना है, हम यहाँ से इमेज चेंज कर देंगे। अच्छा जी, अब बाकी चीजों को भी भाई सही कर देता है। स्पेशलाइज प्रोग्राम को मुझे डायनेमिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये स्पेशलाइज प्रोग्राम तो हर केस में यही लिखा हुआ आना है, तो इसको मैंने यहीं पे ही लिख दिया। ठीक है, बाकी हेडर जो है वो हर केस में अलग अलग होना है। तो हेडर जो है मैं चेंज कर देता हूँ, जो कि होगा हमारे पास आइटम डॉट हेडर। तो यहाँ पे हमारे पास हेडर हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक चीज बताए मुझे, ये तो इमेज खराब हो रही है, इसको ठीक किस तरह से करा। इसके लिए आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्स लगा हुआ है ना। इसके अगर हम पेरेंट पे देखें तो यहाँ पे इन्होंने फ्लेक्स लगाया हुआ है, मतलब हम नहीं लगाया है तो यहाँ पे फ्लेक्स लगा हुआ है, तो उसकी वजह से ये खराब हो रही है। बिल्कुल, श्रिंक नन, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं क्लास नेम श्रिंक फ्लेक्स श्रिंक 0, तो इससे क्या होगा कि हमारी इमेज जो है वो श्रिंक नहीं करेगी। बट एक और इशू हो गया। ठीक है, तो अब इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो हाइट विद मैंने यहाँ पे लगाई हुई है ना, ये मैं डिफ पे लगा देता हूँ। और खराब हो रहा है, एक काम करता हूँ, उधर भी लगे रहने देता है, इधर भी लगे रहने देता है, अब देखता है। ओके, ये इमेज स्ट्रेच हो गई है, मेरे ख्याल से मुझे विथ थोड़ी कम करनी पड़ेगी, 40 करके देखता। ओह सही है, 28 करके देखता है। नहीं 28 नहीं, 36। हाँ मेरे ख्याल से ये ठीक है। ओके, अच्छा अगर मैं यहाँ से विद और हाइट हटा दूं, क्योंकि मैंने ऊपर सेट कर दिया है तो इमेज खराब होनी है। विद हटा दूं सिर्फ तो ठीक रहेगा, ठीक हो गया। ठीक है, हाइट जो है मैंने इमेज की बतानी पड़ेगी। सही है, तो ये इमेज के साथ थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस होंगी, इसलिए जो है अमूमन हम क्या करते हैं कि डिव के थ्रू उस इमेज को एडजस्ट करता है। तो डिव जो है वो प्रॉब्लम नहीं करता। काफी केसेस में आपको ना इमेज में थोड़ी सी स्टाइलिंग करने में इश्यूज आ सकता है, तो वो उस केस में आप क्या करेंगे, आप जो है डिव को हैंडल करेंगे, वो इमेज जो है उस डिव के साथ हिसाब से खुद ही एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिव को ठीक कर दिया। मेरे ख्याल से अगर मैं फ्लेक्स श्रिंक 0 हटा दूं तो उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं लगा ही देता हूँ आपसे। ओके, तो ये हमारे पास भाई थोड़ा सा डिजाइन बन गया, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 दफा आ रहा है, उसको जो है मैं हटा देता हूँ। अच्छा जी, अब इस डाटा के अंदर मुझे एक और चीज डालनी है, जो कि है एक यूनिक की। क्यों डालेंगे वो अभी देखते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। सही है, समझ आ रहा है। डाटा हमने एक जगह डाल दिया, अब जब भी हम डाटा को अपडेट करेंगे यहाँ पे खुद ही अपडेट हो जाएंगी चीजें। सही है, तो यहाँ पे भाई मैं AI 2 ऐड करे मैं तो एक हटा देता हूँ। सही हो गया।
अब जो है हमने लॉजिक बनानी है कि भाई अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो क्या हो कि यहाँ पे हमारा डाटा सिर्फ इससे रिलेटेड शो हो जाए। अगर मैं एआई पे क्लिक करूं तो एआई का डाटा शो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी मुझे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, कंडीशन लगाने से पहले मुझे जो है एक चीज करनी होगी कि भाई मुझे जो है इन दोनों में एक यूनिक की रखनी पड़ेगी, एक यूनिक आईडी रखनी पड़ेगी बेसिकली, जो कि मुझे हेल्प करे, जिसकी हेल्प से मैं जो है इन दोनों पे कंडीशन लगा सकता हूँ। और इसको हम कहते हैं स्लग। स्लग क्या होता है मैं बताता हूँ, पहले स्लग लिख लेते हैं। अच्छा, स्लग जो है हमेशा यूनिक होता है। स्लग जो है बेसिकली आईडी का एक अल्टरनेट कह लें आप स्लग, लेकिन स्लग जो है वो ज्यादा आसान होता है। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं काम करता हूँ, लर्न मोर पे जाता हूँ, ये देखें ये WMD जो है ना, ये क्या है, स्लग है। ठीक है, इसको हम स्लग कहते हैं। अब WMD पढ़ने में आसान है और मीनिंगफुल भी लग रहा है और याद भी रहेगा। पहले हम क्या होता था, जब अगर हमारे पास स्लग जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता, एक आईडी होती यूनिक। ठीक है, तो वो आईडी कुछ इस तरह से दिखती है। अब ये चीज याद किसको रहेगी? ठीक है, इसलिए हम जो है स्लग यूज करते हैं, ताकि स्लग जो है वो याद भी रहता है और गूगल को भी समझ आ जाता है। ठीक है, तो इस स्लग, अच्छा स्लग हमेशा यूनिक होगा। ठीक है, तो मैं जो है स्लग लगा देता हूँ। और आपने देखा होगा कि सबकी शॉर्ट फॉर्म हमने करी हुई है। WMD Web3 की शॉर्ट फॉर्म है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वही हम स्लग लगा देते हैं। तो इसको मैं WMD कर देता हूँ और दूसरे कोर्स पे आता है और यहाँ पे मैं स्लग AI। ठीक है, अब ये स्लग का भी मैं बताऊंगा कि भाई क्यों लगाया है। ठीक है, अच्छा पहले यहाँ पर आते हैं, की के अंदर जो हमने आई लगाया था इसकी जगह पे अगर मैं स्लग लगा दूं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास कुछ चेंजेस दी हुई है अभी। अब हमने जो कंडीशन ये लगानी है कि मैं इस पे क्लिक करूं तो इसका डाटा और इसमें क्लिक करूं तो उसका डाटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं। पहले मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो इसका जो स्लग है वो मैं किसी वेरिएबल, किसी जगह पे मैं स्टोर कर लूं। ठीक है, उस जगह पे स्टोर करने से क्या होगा कि हम जो है फिर कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई अगर फला वेरिएबल के अंदर AI लिखा हुआ है तो AI का डाटा फिल्टर कर लो। अगर फला वेरिएबल में अगर WMD लिखा है तो WMD का डाटा शो कर लो। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्टेट। ठीक है, स्टेट क्या होता है, आप लोग ने वेरिएबल बनाना आता होगा। हम वेरिएबल के अंदर भी एक चीज कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का नुकसान ये होगा कि यहाँ पे वेबसाइट जो है वो री रेंडर नहीं होगी। अब ये री रेंडरिंग क्या है, यहाँ पर आता है। यहाँ पे आप देखें, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है मेरी स्टेट चेंज हो रही है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अपना स्लग चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्लग चेंज कर रहा हूँ मैं, उसकी सूरत में क्या हो रहा है, UI री रेंडर हो रहा है। ठीक है, बगैर री रेंडर के ये चीज अपडेट हो ही नहीं सकती। अगर मैं री रेंडर नहीं करूंगा तो यहाँ पे जो है नया डाटा आएगा ही नहीं, वही पुराना डाटा रहेगा। तो मुझे री रेंडर भी कराना होता है। ठीक है, रिएक्ट के अंदर हमारे पास री रेंडर हम ऑटोमेटिकली करा सकते हैं स्टेट्स की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास भाई पहला हुक आ रहा है जो कि है यूज स्टेट। अब ये स्टेट की बुरी बात ये है कि भाई ये क्लाइंट कंपोनेंट में ही यूज हो सकता है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं फॉर नाउ नहीं, यूज क्लाइंट ही कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, मतलब पेनावर्स डॉग की वेबसाइट जब मैं खुद बना रहा था, मैंने क्या किया था कि जो है मैं चाह रहा था जितने ज्यादा हो सके कंपोनेंट उतने मैं सर्वर साइड कंपोनेंट बनाऊं, जितने कम क्लाइंट वाले हो सके उतने कम बनाऊं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि भाई ये वाले, जैसे ये वाला हेडर और डिस्क्रिप्शन है, ये वाली चीज आप क्लाइंट पे और सर्वर पर ही रहने देता है। इस चीज के लिए आप एक अलग कंपोनेंट बना सकते हैं जो कि क्लाइंट साइड कंपोनेंट होगा, जो कि क्लाइंट पे रेंडर हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी मैंने इस केस में क्या किया, इसको पूरे कंपोनेंट को मैंने क्लाइंट पे रेंडर करा रहा हूँ। अब क्लाइंट पे रेंडर कराने से हमारे पास एक्सेस आ जाता है हुक्स का। तो सबसे जो हमारे पास पॉपुलर हुक है वो है यूज स्टेट। ठीक है, ये हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगा रिएक्ट के अंदर से।
कहाँ है भाई रिएक्ट, ये रहा। रिएक्ट के अंदर से हमने यूज स्टेट को इंपोर्ट कर ली। अब यूज स्टेट हुक जो है वो वर्क किस तरह से करता है, पहले मैं इसको बना लेता हूँ। कॉन्स्ट, इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, selected item set selected item, और इनिशियल वैल्यू में मैं डाल देता हूँ, कौन सा स्लग डाल देता हूँ मैं, WMD का स्लग डाल देता हूँ। ठीक है, तो WMD का स्लग कौन सा, ये वाला। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास यही सिलेक्टेड होगा। अच्छा, अब इसको समझते हैं। यूज स्टेट क्या करता है, बिल्कुल वेरिएबल्स की तरह ही वर्क करता है कि आप जो है इस सेलेक्टेड आइटम जो है ना, इसके अंदर आप डेटा स्टोर कर रहे हैं। इस केस में मुझे क्या चीज स्टोर करनी है, मुझे भाई स्लग स्टोर करना है। ठीक है, लेकिन यूज स्टेट यूज करने का फायदा ये है कि भाई ये आपको ऑटोमेटिकली रीरेंडर करा देगा आपके कंपोनेंट को। ये हमारा कंपोनेंट जब भी चेंज होगा, जब भी हम इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, जैसे अभी WMD लिखा हुआ है, अगर मैं इसको चेंज करके AI करता हूँ किसी इवेंट के थ्रू, किसी चीज के थ्रू इसको मैं AI करता हूँ, तो हमारा कंपोनेंट री-रेंडर होगा। ठीक है, जबकि यही चीज मैं क्या कर सकता हूँ भाई, वेरिएबल के अंदर भी कर सकता हूँ। लेट सेलेक्टेड आइटम का नाम का एक वेरिएबल बनाया और बता दिया भाई कौन सा आइटम सिलेक्टेड है। ठीक है, और बाद में मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि भाई अगर सेलेक्टेड आइटम WMD हो तो ये वाला कंपोनेंट, ये वाला डेटा शो करा दो, अगर AI हो तो भाई वो वाला डेटा शो करा दो। ठीक है, लेकिन इस वाली केस में नुकसान क्या है कि हमारा कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम जो है यूज स्टेट यूज कर रहे हैं, तो इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अच्छा, यूज स्टेट तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, और ये हमने जो है यूज स्टेट के अंदर हमने बता दिया कि भाई इसकी, इसके अंदर इनिशियल वैल्यू क्या होगी। मैंने बता दिया इनिशियल वैल्यू जो है वो WMD होगी, जो कि हमारे पास Web3 का स्लग है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। ये जो फंक्शन है ये हमें दो चीजें रिटर्न कर रहा है एरे के अंदर, एक सेलेक्टेड आइटम्स है, एक सेट सेलेक्टेड आइटम। तो नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने मीनिंगफुल नाम रखा है कि भाई ये क्या है, ये हमारे पास वो चीज है जो कि हम इसके अंदर जो है हमें डेटा मिल रहा होगा। ठीक है, और ये क्या चीज है, ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम WMD को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दिखाता हूँ, कंसोल कराता हूँ मैं इसे सिलेक्टेड आइटम्स को, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे WMD लिखा हुआ। ठीक है, ये WMD कहाँ से आ रहा है, ये हमने भाई क्योंकि यहाँ पे स्टोर करा है, इनिशियल वैल्यू सेट करी है। ठीक है, अब ये जो सेट सेलेक्टेड आइटम्स है ना, ये एक फंक्शन है हमारे पास जो कि हमें हेल्प करेगा इस WMD को चेंज करने में। ठीक है, बगैर इस फंक्शन के हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सेट सेलेक्टेड आइटम में से की के फंक्शन की हेल्प से इसको चेंज करना है। अच्छा, अब चेंज कब करना है, चेंज हमें तब करना है जब यूजर जो है किसी भी आइटम पे क्लिक करे। जैसे भाई उसने क्लाउड नेटिव पे क्लिक किया, तो मैंने क्या किया, स्टेट के अंदर वाली चीज जो है उसको चेंज करके मैंने CNC कर दिया। ठीक है, वो हम जो है इस फंक्शन की हेल्प से करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये स्लग मैं क्यों स्टोर करा रहा हूँ, ये स्लग भाई हम इसलिए स्टोर करा रहे हैं ताकि हम जो है लूप चलाएं, और यहाँ ये हमारे पास सारा डेटा है, इसमें WMD का भी है, इसमें AI का भी है। ठीक है, इसमें आगे 4 और कोर्सेज का भी होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है इस स्लग की हेल्प से इसमें से मैं डेटा फिल्टर करूंगा कि अगर इसका स्लग जो है वो AI है, तो यहाँ पे भाई मैं फिल्टर करके AI वाला डेटा निकाल लूंगा। ठीक है, किस तरह से भाई, यहाँ पे हमारे पास फिल्टर का मेथड है, तो वो क्या करेगा, इसको कंपेयर करेगा इसके साथ, तो अगर ये दोनों मैच करेंगे तो भाई ये वाला डेटा मुझे मिल जाएगा। सर ये स्लग जो है कोई कीवर्ड है कि कुछ भी यूज कर सकते हैं स्लग की जगह? स्लग जो है कन्वेंशन है, स्लग अमूमन अगर आप बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि भाई एक यूनिक वैल्यू जो कि आप जो है, जो कि रीडेबल भी हो। ठीक है, यहाँ पे अगर स्लग की एग्जांपल्स हमने देख ली है बहुत सारी, तो वो आप ID की जगह पे भी एक स्लग यूज कर सकते हैं। तो वो कन्वेंशन है, अगर आप नाम चेंज करेंगे तो उसका मायने भी बदल जाएगा ना।
कल को कोई और किसी और को सर हमने हम यही समझाना काम आईडी से भी तो कर सकते हैं ना, वो भी तो कर यूनिक ही सकता है, होगी कर आईडी। सकता है, कर सकता है, लेकिन आईडी जो है आपकी अमूमन जो है, इसको आप आईडी भी कर सकता है, लेकिन जब जो कन्वेंशन चल रही होती है ना, वो हम स्लग यूज करते हैं जब हमें इस तरह की हमने यूनिक वैल्यू रखनी होती है, तो उसके लिए हम स्लग रखना है। कल को हमने पेजेस भी बनाना है, ठीक है, तो पेजेस जब हम बनाएंगे तो वो स्लग के थ्रू बनाएंगे, ठीक है, तो ये कन्वेंशन है यूज हो रही है जेम स्टैक के अंदर। ठीक है सर, ओके। ओके, तो ये भाई यूज स्टेट का कुछ हमजा भाई, कॉन्सेप्ट था जी। ये स्लग डेटाबेस के लिए भी इस्तेमाल आती है? स्लग जो है आप एक की रखेंगे डेटाबेस के अंदर भी, और उसका नाम होगा स्लग, आईडी अलग होगी, स्लग अलग होगा। तो आईडी तो वो आप एक यूनिक वैल्यू होगी, लेकिन उसको आप यूज नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन जो स्लग है उसको आप यूज कर रहे होंगे। अब आईडी और स्लग में ये डिफरेंस है, ये इसको रीड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जरूरी भी है, इसको ऐड करना जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? ताकि डेटाबेस में ये चीज यूनिक ही रहे, ठीक है। अब स्लग ऐड करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई हमने जो है पेजेस बना रहे हैं, तो हमें ऐसा यूआरएल नहीं चाहिए, हमें जो है स्लग यूज करेंगे ताकि हम जो है रीडेबल यूआरएल बना सकें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्लग मैंने बना लिया, और यहाँ पे हमारा सिलेक्टेड आइटम्स। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, हाथ के हाथ ना मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ, जिससे जो है मैं इसके अंदर जो भी हमने स्लग सेलेक्ट किया होगा उस हिसाब से हमारे पास डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इसका नाम मैं रखता हूँ सेलेक्टेड आइटम डेटा इक्वल्स टू, और यहाँ पे जो है मैं उस एरे को कॉल करता हूँ जिसका नाम था प्रोग्राम्स डेटा, भाई प्रोग्राम्स डेटा डॉट, कौन सा मेथड लगा सकता हूँ? फिल्टर। फिल्टर एक लगा सकता हूँ बिल्कुल, और फाइंड। फाइंड लगा सकता हूँ। तो मेरे केस में जो है फाइंड ज्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि मुझे एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, मैं फाइंड का मेथड लगाऊंगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से कॉल करेंगे, इसके अंदर हमें एक कॉल बैक फंक्शन देना होता है, तो यहाँ पे भाई मैं कॉल बैक फंक्शन दे देता हूँ, ठीक है। हमजा भाई, फिल्टर किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम? फिल, मल्टीपल। फिल्टर और फाइंड एक ही जैसे हैं। फिल्टर जो है ना वो आपको एरे रिटर्न करेगा। अगर आपके पास भाई एक जैसे मल्टीपल स्लग है, तो फिल्टर आपको मल्टीपल स्लग वाले मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दे देगा, ठीक है। जबकि फाइंड क्या करेगा, फाइंड को पहले ही अगर जो भी उसको पहला स्लग मिल गया वो एक ही रिटर्न कर देगा, ठीक है। फिल्टर के अंदर भाई जितने भी स्लग जिनका ए आई है नाम, वो सारे रिटर्न हो जाएंगे। फाइंड के अंदर पहला जो भी मिलेगा वो रिटर्न आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये भी बिल्कुल मैप से मिलता जुलता ही है। इसके अंदर भी हमने भाई एक कॉल बैक फंक्शन पास करना होता है, जिसके अंदर हमारे पास एक आर्गुमेंट है जिसको हम आइटम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें रिटर्न में हमने क्या चीज पास करनी होती है? हमने यहाँ पे कंडीशन पास करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें मैं रिटर्न कर रहा हूँ, जब एरो फंक्शन के अंदर जब हम एक ही लाइन में हमें एक ही क्या कहते हैं स्टेटमेंट लिखनी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा के रिटर्न लिखने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहीं पे हम लिख सकते हैं। अच्छा, क्या चीज रिटर्न करानी है? मुझे कंडीशन रिटर्न करानी है, तो आइटम डॉट स्लग इक्वल्स टू सेलेक्टेड आइटम, ये कंडीशन लगाई है। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइंड का मेथड क्या करेगा, फाइंड का मेथड जो है लूप चलाएगा बैकग्राउंड में लूप चलाएगा। उसमें वो चेक करेगा कि भाई पहला आइटम आएगा, पहला आइटम कौन सा हमारे पास, ये रहा WMD वाला। तो ये क्या करेगा, WMD वाले स्लग को कंपेयर करेगा सेलेक्टेड आइटम के स्लग से। तो सिलेक्टेड आइटम के अंदर हमने देखा हमारे पास अभी AI है, जो कि हम ऑन क्लिक में चेंज भी करेंगे, बट अभी AI है, तो इससे कंपेयर करेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपको उससे रिलेटेड डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आइटम डॉट स्लग इक्वल्स टू सेलेक्टेड आइटम, तो सेलेक्टेड आइटम के अंदर हमारे पास क्या चीज है, AI है, क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू AI पास करी है ना स्टेट के अंदर, तो यहाँ पे AI आ गया, ठीक है। अब आइटम डॉट स्लग के अंदर हमारे पास क्या होगा,
पहली ये जो है ये इसको चेक करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहला आइटम क्या है, Web3 मेटावर्स का, तो इसको चेक करेगा, लेकिन ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसको इग्नोर कर देगा। नीचे आएगा, इस वाली कंडीशन से चेक करेगा, AI उसको मिल जाएगा, तो AI जैसे ही मिलेगा वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा हमारे पास ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब ये ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा तो हमने उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेना। तो एक काम करता हूँ, सिलेक्टेड आइटम को मैं कंसोल करा के दिखाता हूँ इसके अंदर क्या चीज रिसीव हो रही है। तो यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ, ये देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सारा डाटा शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें AI, हेडर, डिस्क्रिप्शन, इमेज के अंदर ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं, क्योंकि हमने सिर्फ रेफरेंस पास कर दिया तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये सारी चीजें भी आ रही होती हैं, बट खैर इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। बाकी देखें क्वार्टर्स भी आ गए उसके, ठीक है, तो यही तो हमें चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे भाई WMD कर दूं तो अब ये क्या करेगा, WMD से रिलेटेड डाटा ले आएगा। तो देख लेता है, यहाँ पर नीचे आया हम, ये देखें स्लग क्या है इसका, WMD, और ये Web3 का हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है। अब हमने बस एक काम करना है, दो काम करना है। पहला काम ये करना है कि भाई जैसे ही यूजर, जैसे इस वाले केस में अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, ये स्टेट चेंज होके AI हो रही है। जब ये AI हो जाती है तो भाई ये डाटा भी अपडेट हो जाता है। जब ये डाटा अपडेट हो जाएगा तो हमारा जो UI में हमने डाटा शो करा रहे हैं वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी करके देखते हैं। तो पहले कंडीशन लगा देता हूँ कि भाई ये स्टेट चेंज करने वाला है। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको भी रिफ्रेश करूं तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो है Web3 सिलेक्ट हुआ है और यहाँ पे Web3 से रिलेटेड डाटा आ रहा है। तो मैंने इनिशियल वैल्यू क्या रख दी, WMD, ताकि हमारे पास ये Web3 वाला बाय डिफॉल्ट डाटा मिल जाए। अब मैं क्या करना है, लॉजिक लगानी है कि मैं अगर AI पे सेलेक्ट करता हूँ तो AI का डाटा है, तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। सेट सेलेक्टेड आइटम फंक्शन है, इस फंक्शन को हम इसलिए यूज करेंगे ताकि हम इस वैल्यू को चेंज कर सकें, ठीक है। तो इस फंक्शन को यूज कर लेते हैं। हम कहाँ पे करेंगे, हमें जो है इस फंक्शन को यूज करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे भी मैंने ऑन क्लिक का मेथड जो है वो पूरे उस पे लगाया हुआ है। हम यहाँ पर आते हैं, गिरा, तो मैंने क्या करना है, ऑन क्लिक का मेथड लगाना है इस पूरे बॉक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, और मेथड्स लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल लिखूंगा ऑन क्लिक। तो ये क्या कर रहा है, ऑन क्लिक का मेथड अप्लाई कर रहा है। तो इसके अंदर मुझे एक फंक्शन पास करना होता है। तो वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन होगा सेट सेलेक्टेड आइटम्स, ठीक है। लेकिन सेट सेलेक्टेड आइटम्स के अंदर मुझे कुछ पैरामीटर भी पास करना है। तो इसका तरीकेकार ये होता है कि आप जो है पहले पैरेंथेसिस बनाएंगे, इस तरह से आप पहले एरो फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब जो है आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे सेट सेलेक्टेड आइटम्स, जो कि हमने ऊपर स्टेट के अंदर बनाया था। इसको मैं कॉल करूंगा, इसके अंदर क्या पास करूंगा, कौन बता सकता है, इसके पैरामीटर्स के अंदर क्या पास करूंगा, मुझे स्लग पास करना है। तो मैं क्या लिखूं, आइटम सेलेक्ट, आइटम स्लग, आइटम डॉट स्लग, बिल्कुल, ठीक है। अब देखें क्या होगा। यहाँ पे हम कंसोल के अंदर भी देखते रहते हैं। एक काम करते हैं, 2-3 कंसोल लगे हुए, एक हटा देता हूँ मैं, ये वाला सिलेक्टेड आइटम डाटा वाला, और सिर्फ सिलेक्टेड आइटम वाला देखता है, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई बाय डिफॉल्ट हमने WMD सेट किया हुआ है यूज स्टेट के अंदर, तो हमें कंसोल में WMD शो हो गया, ठीक है, सही है, मेक सेंस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भाई इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैं क्लिक करता हूँ। इस पे मैंने क्लिक किया, ऑन क्लिक का इवेंट जो है वो ट्रिगर हुआ, और हमारे पास यहाँ पे कुछ चेंज हुआ। एक सेकंड देख लेते हैं, ओके, एक काम करते हैं, यहाँ इंस्पेक्ट पे करके देखते हैं, क्योंकि शायद क्लाइंट कंपोनेंट है। ओके, यहाँ पे हमारे पास चेंज हो गया, AI आ गया, ठीक है। मैं वापस Web3 पे क्लिक करता हूँ, ये देखें Web3 WMD आ गया, ठीक है।
अगर मैं AI पे करता हूँ तो AI आ जाएगा। अच्छा, ये 2 दफा इसलिए आता है क्योंकि भाई अगर आपसे कोई पूछे, हाँ रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, मैं जो है मेरे चैनल पे ही होगी, तो वो मैं भी चैनल का लिंक भी दे देता हूँ। अच्छा, कोई पूछे भाई ये 2 दफा री रेंडर क्यों हो रहा है, अगर आप देखें मैं 1 दफा क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 दफा कंसोल दिखा रहा है। ये इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्ट 18 के अंदर ऐसा होता है कि भाई बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो है रिएक्ट 18 ने क्या किया, रिएक्ट 18 ने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर वो आपका जो है री रेंडर कराता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो आपको एरर दिखा सकता है। ठीक है, कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर आपको एरर ही नहीं मिल रहा होता, लेकिन यहाँ पे जो है वो स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहा होता है। रिएक्ट जो है रिएक्ट 18 के अंदर स्ट्रिक्ट चेकिंग चल रही होती है, इसलिए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर जो आपको 2 दफा वो री रेंडर कराता है। जब मैं इसको डिप्लॉय करूंगा ना तो एक ही दफा री रेंडर होगा उनके लिए। तो ये 2 दफा रेंडर हो रहा हो ऐसे तो परेशान नहीं होना है, ये सिर्फ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में होता है, ये वैसे प्रोडक्शन में नहीं होता। हमसे कंडी दोबारा बता दें। देखें, ये बेसिकली क्या होता है, रिएक्ट 18 के अंदर जो है इन लोगों ने क्या किया है कि भाई एक चीज होती है स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है कि भाई आपका जो है एक काम करता है, हम जो है चैट जीपीटी से पूछ लेता, बल्कि एक काम करता हूँ मैं ना मैं रिएक्ट की डॉक्स पे खोल लेता हूँ, रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड। ये क्या करेगा आपका, बेसिकली ये आपका जो है क्या कर रहा है, स्ट्रिक्ट मोड इज अ टूल हाईलाइटिंग potential problems in an application like fragment is strict mode does not render any visible UI, it activates additional checks and warning। ये बेसिकली strict mode हम जो है रिएक्ट के अंदर हमारे पास रिएक्ट 18 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ होता है, इसको हम डिसेबल कर सकते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। इसकी एग्जाम्पल जो है आप यूट्यूब से अगर सर्च करें तो आपको कोई वीडियो मिल जाएगी, वहां उन्होंने एग्जाम्पल भी बताई हुई होगी पूरी, तो उससे आप देख सकते हैं। बट स्ट्रिक्ट मोड क्या कर रहा है कि भाई आपकी जो है चेक कर रहा है कि भाई यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इज अ टूल फॉर हाईलाइटिंग पोटेंशियल प्रॉब्लम इन एन एप्लीकेशन, तो ये अपनी चेकिंग के लिए यूज कर रहे हैं वो। क्या होगा अगर आपके पास एरर आएगा तो ये स्ट्रिक्ट मोड की वजह से बहुत सारे एरर हमें शो हो जाएंगे, जो कि अगर हम स्ट्रिक्ट मोड अगर हम डिसेबल कर दें तो कुछ एरर ऐसे होंगे जो हमें शो नहीं होंगे, उसकी जगह पे क्या शो होगा, ब्लैंक स्क्रीन। ठीक है, तो वो समझ नहीं आएगा कि भाई एरर क्या है, तो इसलिए स्ट्रिक्ट मोड ने ये चीज सॉल्व करी है, लेकिन उसमें ये है कि भाई वो 2 दफा री रेंडर करेगा। ठीक है, तो वो इसमें परफॉर्मेंस का कुछ इशू नहीं होगा क्योंकि डेवलपमेंट में ही चेक करता है 2 दफा, तो इसलिए 2 दफा री रेंडर, जब मैं इसको बिल्ड कर लूंगा तो एक ही दफा री रेंडर होगा। खैर ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे पास हमने देख लिया कि भाई ऑन क्लिक पे हमारा डेटा जो है वो AI हो रहा है, Web3 पे क्लिक करूंगा तो Web3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये ऑन क्लिक का मेथड लगाया जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ, तो ये ऑन क्लिक का मेथड हमारे पास ये सारे बॉक्सेस के अंदर अप्लाई हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको दिखाऊं, ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसको बंद करूं तो ये हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये नहीं, ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये हमारे पास दूसरा बॉक्स है। इन दोनों के ऊपर, इन दोनों के अंदर ऑन क्लिक का मेथड अप्लाई हो गया। हमने लिखा एक ही दफा है लेकिन हम लूप चला रहे हैं तो वो हर किसी पर अप्लाई हो गया। ठीक है, और आइटम डॉट स्लग जो है वो उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। जैसे मैं AI पे क्लिक करता हूँ तो भाई आइटम डॉट स्लग जो है वो AI वाला आएगा, अगर मैं Web3 पे क्लिक करता हूँ तो आइटम डॉट स्लग Web3 वाला आएगा। तो ये हमने कंडीशन लगा दी है, तो इस तरह से हम स्टेट चेंज कर रहे हैं। अब फाइनल काम क्या रह गया है, फाइनल काम ये रह गया है कि भाई सेलेक्टेड आइटम्स जो है ना, हमने क्या कंडीशन लगाई है कि भाई ये स्टेट के अंदर जो भी स्लग हो उसके हिसाब से हमने जो है डाटा फिल्टर किया। ठीक है, तो वो डाटा हमें मिल रहा है सिलेक्टेड आइटम डाटा के अंदर। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो है ये डाटा रिप्लेस कर सकता हूँ, ये जो Web3 वाला मैंने स्टैटिक लिखा हुआ है इसको मैं काम करता हूँ इस तरह से कर लेता हूँ, सेलेक्टेड डाटा डॉट हेडर। ठीक है, इसी तरह से मैं लॉरेम इप्सम को हटा के सेलेक्टेड डाटा डॉट
selected item data dot description, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको मैंने सेव किया, तो ये देखें Web3 का हेडर आ गया। इस तरह का एरर आया ना तो परेशान नहीं होगा, जस्ट रीलोड कर लेगा। ये इसलिए आता है कि भाई आप जो है जब रीलोड करते हैं और जल्दी से कुछ छेड़खानी करते हैं ना, तो वो कभी कभार वो एरर शो करता है यहाँ पे कि इनिशियल यूआई चेंज हुआ है। खैर, अच्छा मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पे जो है मैंने Web3 बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ है। मैं क्या करता हूँ, AI सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए AI का डेटा आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से Web3 वापस सिलेक्ट करूंगा तो Web3 का डाटा आ जाएगा। ये काम हो रहा है। अच्छा, अभी भी Q4 और Q5 का डाटा चेंज नहीं हुआ है, तो उसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 2 दफा एक ही चीज हमने लिखी है, तो एक काम कर सकते हैं, लूप चला लेंगे, ठीक है। तो लूप कहाँ चलेगा हमारा, लूप चलेगा इसके अंदर। तो लूप की क्या चीज चलाएंगे, सेलेक्टेड आइटम डाटा, जो कि हमारा ये है, जो कि हमारा डाटा फिल्टर होके आ रहा है, वो डाटा डॉट क्वार्टर्स डॉट मैप, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैप का मेथड लगा देना है, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है उसके अंदर देखें क्वार्टर्स जो है वो एरे है, तो हमने जो है मैप का मेथड लगा देंगे और जो है हमारे पास क्वार्टर्स शो हो जाएंगे। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे सेम जो है मैं इसको क्या रखूं, आइटम ही रख देता हूँ नाम इसका, आर्गुमेंट का, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे जो है मैं ये जो क्वार्टर बॉक्स है इसको इसके अंदर ले आता हूँ, ठीक है, और बाहर वाला मैं हटा देता हूँ। सही हो गया। तो हमारे पास क्वार्टर बॉक्स कितने शो होने चाहिए, यहाँ पे 2 शो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे भाई दोनों का डाटा एक ही है। 2 क्यों शो हो रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे देखे क्वार्टर्स के अंदर हमने वहां हमारे पास 2 आइटम है, 1 2, इसलिए हमारे पास 2 शो हो रहा है। अब इनका डाटा जो है वो मैंने स्टैटिक यहाँ पे पास किया हुआ है, तो इसको चेंज कर देता है। इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा आइटम डॉट हेडर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आइटम डॉट नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है क्वार्टर बॉक्स, और ये हमारे पास भाई ये आ गया है। अच्छा, हेडर और डिस्क्रिप्शन को मैंने उल्टा लिख दिया, डिस्क्रिप्शन की जगह मैंने हेडर लिख दिया, हेडर की जगह मैंने डिस्क्रिप्शन। तो अब ये ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास आ गया Q4 और Q5। अब AI पे क्लिक करता है, ये हमारे पास आ गया AI का डाटा, ठीक है। और बाकी जो है कल को हम जो है जब लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो लर्न मोर कहाँ पे लेके जाएगा, वो हमें लेके जाएगा /AI पे, ठीक है। तो इस तरह से भाई हमने कर लिया। इन दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड होगी, बाकी तो इसको बस रिस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है। और इसमें और क्या रह गया भाई, समझ आ गई ये चीज, ठीक है। इस तरह से हम कंडीशंस लगा रहे होते हैं यूज स्टेट को यूज करते हुए। तो देखें किस तरह से AI को सिलेक्ट कर रहा हो तो AI, और Web3 को सिलेक्ट किया तो Web3, इसी तरह से आप दूसरा ऐड करेंगे तो भाई उसका ऐड हो जाएगा। अच्छा हमजा भाई, मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है। अभी यहाँ पे जो हमने स्लग बनाया है, हमें तो चले एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमने एआई रखा है। बिल फर्ज अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके लिए हमने स्लग टैब की कोई जैसी शॉर्टकट नहीं रखा हुआ, तो उसको हम खुद से बनाना पड़ेगा हमें, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एआई है, ब्लॉकचेन का बीसीसी है। हाँ बिल्कुल तो खुद से बनाना पड़ेगा। वैसे तो आपको जो कोर्स का वो दिया हुआ है उसके अंदर जो है शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, जो कोर्स का सिलेबस वाले आपको डॉक्यूमेंटेशन मिली थी उसके अंदर शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन अगर नहीं मिली तो आप अपना भी शॉर्ट फॉर्म कोई बना सकते हैं। जैसे नए कोर्सेज है ना, इनकी शॉर्ट फॉर्म जो है वहाँ सिलेबस से मैंने निकाली थी। जैसे इसका क्या था, इस पर अगर मैं जाऊं तो इसका है बायो, और बाकी इसी तरह से कुछ ना कुछ है। तो अगर नहीं पता चल रही तो परेशान नहीं होना, खुद से ऐड कर लेना है अपनी। सही है। तो भाई ये हमारे पास हो गया है। इसमें थोड़ा सा भाई डिजाइन हमने सही करना है,
इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, और जो है इसकी इमेज भी थोड़ी सी बड़ी है, हाइट भी बड़ी है, विड्थ भी बड़ी है। तो ये भी अब मैं आप लोग पे छोड़ देता हूँ करने का। और इन दोनों के बीच में तो डिजाइन आप लोग के पास है और आप लोग कर भी लेंगे क्योंकि आपको क्लासेस पता है, ठीक है। अगर मुझे गैप ऐड करना है इन दोनों के बीच में तो भाई मैं गैप, सिंपल गैप एक्स और गैप ऐड कर दूंगा, ठीक है। स्पेसिंग बढ़ानी है वो सब डिजाइन आपके पास मौजूद है, तो इसको देख देख के अगर हम पिक्सल परफेक्ट लाइव क्लास में बनाने लगे तो वो काफी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जो है बस मैं लॉजिक बता दूंगा आप लोग को, बाकी आप लोग जो है इसको बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट जो कि जिसको कहता है ना वो बना सकता है। ओके, नाउ अब क्या करना है भाई, अब जो है इसको रिस्पॉन्सिव कर लेता है जल्दी से। हाँ, रिस्पॉन्सिव करना है हमने यहाँ से मीडियम स्क्रीन से या लार्ज स्क्रीन से करना होगा। इसे लार्ज स्क्रीन से करना होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पेरेंट वाले पे आ जाता है। यहाँ पे हमने फ्लेक्स लगाया, फ्लेक्स क्या कर रहा है, इन दोनों को एक लाइन में ला रहा है, ठीक है। इस वाले बॉक्स को और इस वाले बॉक्स को एक लाइन में ला रहा है फ्लेक्स, ये वाला फ्लेक्स एक लाइन में ला रहा है। इन दोनों के बीच में गैप भी हमने बता दिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि भाई मैं अब बोल देता हूँ लार्ज स्क्रीन पे फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो रॉ कर दो, और लार्ज स्क्रीन से जो छोटी स्क्रीन होगी उसमें इसकी डायरेक्शन कॉल। अब देखते हैं क्या होता है। ओके, ये चला गया भाई अगली लाइन में। लेकिन लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भाई ये जो है ये नीचे नहीं जाए, ये ऊपर चला जाए। तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं लार्ज स्क्रीन पे तो फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ कर दिया, ऑर्डर ऑर्डर यूज कर। ऑर्डर यूज कर सकता हूँ। एक और चीज है, ऑर्डर यूज कर रॉ रिवर्स, लेकिन इस पे क्या होगा, फ्लेक्स कॉल रिवर्स। तो बिल्कुल सही है, रिवर्स हम कर देंगे तो क्या होगा भाई, ये उल्टा हो जाएगा, देखेगा। सही है, ये वाली चीज ऊपर आ गई और ये वाली चीज नीचे चली गई, क्योंकि भाई मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा तो इस हिसाब से मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की भी जरूरत नहीं है, वो भी आप लोग हटा सकते हैं। और जो है बाकी सब हो गया, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव भी हो गया, और इसको भी रिस्पॉन्सिव कर लेता। इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए मैं आऊंगा यहाँ पे, इसका फ्लेक्स कहाँ है, ये रहा। इसको भी वैसे ही रिस्पॉन्सिव कर सकता हूँ, लेकिन इसमें सबसे पहले तो मैं की ऐड कर देता हूँ एक, जो कि मुझे वार्निंग दिए जा रहा है। तो मैं की ऐड कर देता हूँ आइटम डॉट नंबर। वो वार्निंग चली गई है क्योंकि हमने मैप यूज किया है ना, तो उसके साथ हमने की भी लगानी होगी। अच्छा जी, दूसरी चीज क्या, फ्लेक्स ये लगा हुआ, इसको मैं कर देता हूँ फ्लेक्स कॉल और फ्लेक्स एमडी फ्लेक्स रॉ। लेट्स सी, ओके सही है। जिसको मैं एमडी की जगह पे एसएमडी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है स्मॉल स्क्रीन तक भी ये ठीक रहेगा। ओके, तो इस तरह से हमने कर लिया। अब लास्ट सेक्शन बना लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे आप लोग डाटा डाल लेंगे, फुली रिकॉर्डिंग भी आप लोग को मिल जाएगी। आराम से पॉज कर करके देखें, समझें और फिर इम्प्लीमेंट करें, वापस भी जा सकते हैं। अच्छा जी की हमजा भाई, हम्म, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हमजा भाई, ये जो आपकी वेबसाइट जरा ये निकालिएगा, पैनावर्स वाली। अनावर्स वाली ये रही। नहीं, दूसरी आप वाली जो ओरिजिनल। हाँ अच्छा, ये मैं, इसमें ये स्क्रॉल करेंगे ये राइट सेक्शन को तो ये ऊपर को जा रहा है। हाँ ये जो है, ये हाँ इसमें आप क्या लॉजिक लगाएंगे, चलें ये भी कर लेते हैं। काम करता हूँ मैं डमी डाटा ऐड कर लेता हूँ काफी ज्यादा, ताकि जो है हमारा जो ये वाला कॉलम है ये इससे बड़ा हो जाए। ठीक ये है, जो दो है ना, इनको ही कर लें सर पूरा, बाकी हम हाँ एडजस्ट कर लेंगे ये बाद मैं में। 4-5 ऐड कर देता हूँ ताकि जो है ये इस तरह से ऐड होगा। ठीक है, चलो, अब थैंक इसमें 2-3 ये आ रहा है कि भाई ये वाला बॉक्स जो है इसकी हाइट जो है वो फुल हो गई है। तो बाय डिफॉल्ट क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, जो ये फुल हाइट हो गई है, आइटम्स की कोई प्रॉपर्टी होती है। यू। ये स्ट्रेच
स्ट्रेच बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रेच कर जाता है, तो स्ट्रेच से हम हटा देंगे पहले तो इसे। तो हम पहले इस div को ढूंढ लेते हैं, ये रहा हमारा div, कंटेंट लेफ्ट मैंने कमेंट लिखा हुआ है इसका, तो ये हमारा div है। इसको हम कर देते हैं भाई आइटम्स स्टार्ट, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे जो है आइटम स्टार्ट नहीं वर्क कर रहा। फ्लेक्स मैंने कहाँ पे लगाया, ये रहा, आइटम्स इज सेंटर मैंने लिखा है, आइटम स्टार्ट नहीं नहीं वर्क कर रहा। और क्या लगा सकते हैं हम, इसकी डायरेक्शन क्या है, फ्लेक्स कॉल, वन यूज नहीं कर सकते, फ्लेक्स रॉ जी। फ्लेक्स वन यूज नहीं कर सकते। फ्लेक्स वन तो फुल विद लेने के लिए यूज होता है ना, यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि भाई इस वाले इसकी जितनी हाइट होगी उस हिसाब से ये वाली चीज भी स्ट्रेच हो रही है। ठीक है, तो इसको हमने फिक्स करना है कि भाई ये स्ट्रेच ना हो। तो एक काम करते हैं, दो तीन चीजें करने की कोशिश करते हैं। एच ऑटो अगर मैं करूं, सिर्फ कलर में जो है देखने के लिए लगा है, क्योंकि वाइट कलर जो है ना वो सही तरह दिखता नहीं है। ठीक है, एच ऑटो नहीं हो रहा, आइटम्स सेंटर था ना, आइटम्स स्टार्ट भी नहीं हो रहा। एक और चीज है, लेकिन मैं जो है उसके बगैर करना चाह रहा हूँ। क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है एक और डिव अगर हम लगा के कर दें तो उससे भी हो सकता है, लेकिन मैं जो है इसी को डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ। क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम, फ्लेक्स, Content between. नहीं कंटेंट बिटवीन तो अलग काम करेगा ना। आइटम सेंटर सेल्फ स्टार्ट करके देखते हैं, साजिद भाई ने बोला है। नो, हाँ सेल्फ स्टार्ट से हो गया, चले गुड हो गया, सेल्फ स्टार्ट से हमारा काम बन गया। और जो है इससे क्या होगा कि भाई ये स्ट्रेच वाली प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो गई है, अब ये जो है खुद ही स्टार्ट में आ गया। ठीक हो गया। अब जो है हमने क्या करना है कि भाई, अच्छा पहले जो है मैं स्क्रॉलर अपना थोड़ा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा नीचे तो जा ही नहीं रहा है, तो ये स्टिकी वाला काम वर्क ही नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं, टेम्पररी मैं यहाँ पे स्पेस ऐड कर देता हूँ, एक डिव बनाता हूँ और यहाँ पे इसको क्लास देता हूँ, क्लास नेम empty screen, एच स्क्रीन। स्क्रीन जो है बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो है जितनी स्क्रीन की हाइट होगी उतनी उस डिव की हाइट होगी। तो ये देखें हमारी स्क्रीन की हाइट इतनी है, तो ये हमारा इनविजिबल डिव जो है वो इतना आ गया। ये मैंने इसलिए ऐड किया ताकि हमारे पास ज्यादा स्क्रॉल करने की जगह हो। अब मुझे जो है इसको स्टिकी बनाना है कि भाई मैं स्क्रॉल करूं तो ये चीज भी साथ साथ नीचे आए, तो इसको हम कहते हैं स्टिकी। तो इसको करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर आएंगे हम, कौन सा डिव है भाई, ये वाला डिव है, हाँ नहीं ये वाला डिव है, ये लेफ्ट वाला डिव है ना, तो इसको हम लिख देते हैं स्टिकी और टॉप 0। अच्छा ये हो गया हमारा स्टिकी, सही है। अब जो है मैं चाह रहा हूँ कि, अच्छा एक और चीज, हमने नेविगेशन बार को भी स्टिकी करना था, तो मेरे ख्याल से इसको देख के आप वो चीज कर सकते हैं। अगर मैं टॉप 0 नहीं लिखता तो यहाँ पे भाई ये मसला करता है, ठीक है, ये स्टिकी नहीं होगा। सही है, अगर आप टॉप 0 नहीं लिखेंगे, ये है बस CSS के अंदर, तो आपने टॉप 0 लाजमी लिखना है स्टिकी के साथ अगर ये चीज वर्क करानी है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी इसको भी स्टिकी बना सकते हैं, सेम इसी तरह से जिससे मैंने जैसे मैंने इसको स्टिकी बनाया, सिंपल स्टिकी और टॉप 0। अब ये जो है स्टिक हो जाएगा अपने पेरेंट के हिसाब से। ठीक है, अब इशू क्या आएगा, जब आप नेविगेशन बार को भी स्टिकी बना लोगे ना, तो वहां पे इशू क्या आएगा कि भाई ये देखें, यहाँ पे देखें नेविगेशन बार के पीछे नहीं जा रहा, ये वाला हमारा जो डिव है ये नेविगेशन बार के पीछे नहीं जा रहा।
एक काम करते हैं, यहाँ पे भी इसको ना स्टिकी बना देते हैं, 2 मिनट का काम है, जल्दी से कर लेते हैं इसको भी। हेडर में आया मैं, स्टिकी टॉप 0। ओके, यहाँ पे स्टिकी मैंने लगाया बट ये स्टिक हुआ नहीं। ये स्टिक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो है रैपर को मैं समझाने के लिए शायद बाहर ले गया था। एक सेकंड। इसको मैं डिव कर देता हूँ, ठीक है। और जो है इसके एक हेडर का टैग लगाता हूँ। हेडर जो है बाय डिफॉल्ट हमने रैपर से ऊपर रखना है। रैपर जो है वो डिव है, कुछ नहीं है इसके अंदर, डिव ही हमने बनाया, उसको हमने देखा था। लेकिन हमने देखा था कि भाई नॉर्मली अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि भाई हम जो है टैग ऐसा लगाएं जो कि गूगल के लिए बेसिकली आसानी होती है उसमें। तो जो है एसईओ में एसईओ होती है, उससे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होती है। तो हमने हेडर का टैग लाया, उसके बाद हमने रैपर का टैग लाया, तो गूगल को पता चल गया कि भाई ये हेडर है, इसके अंदर डिव है, ये रैपर कुछ नहीं बस एक डिव है, गूगल की नजर में एक डिव है। अच्छा, इसको मैं हेडर को क्लास नेम स्टिकी करने की देखता हूँ, स्टिकी टॉप 0। लेट्स सी, अब वर्क कर रहा है। पहले इसलिए नहीं वर्क कर रहा था क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो टॉप पर था, रैपर था सबसे टॉप पे, तो वो मसला कर रहा था कि भाई सबसे टॉप वाला डिव था और उसको हमने स्टिकी करना था। तो अब मैं जो है हेडर को सबसे टॉप पर ले आया हूँ, इसको मैंने स्टिकी कर दिया। तो अब ये हमारा नेविगेशन बार स्टिकी हो गया। अब ये मसला करेगा यहाँ पे आके। अच्छा, 2-3 मसले आपको दिख भी रहूंगा। पहला मसला तो ये है कि इसके पीछे जा रहा है, ठीक है। तो पहले मैं इसको फ्रंट पे ले आता हूँ, तो इसको मैं Z इंडेक्स लगा देता हूँ 10। ओके, ये आ गया है फ्रंट पे। इसका ना कलर में थोड़ी देर, अच्छा एक और चीज, यहाँ पे ये जो बीजी बैकग्राउंड कलर मैंने लगाया ना, ये रैपर के अंदर लगाया। तो इससे मसला क्या होगा कि भाई हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो रैपर जितना ही रहेगा, जबकि हमें जो है बैकग्राउंड चाहिए फुल हाइट का। इसका अगर मैं कलर रेड करूं, रेड 100, तो हमारा जो 300, ये देखे नेविगेशन की जो विड्थ है वो हमें पूरी स्क्रीन पे चाहिए। पहले ये वाली विड्थ जो थी वो रैपर के अंदर थी ना, तभी ये जो है आधी आ रही थी इस तरह से, ठीक है। तो लेकिन हमें चाहिए पूरे उसमें, तो हमने इस तरह से लिख दिया रैपर के बाहर, और ये हमारा आ गया। अच्छा अच्छा, पहले क्या हो रहा था कि भाई ये हमारा जो हमारा ये जो डिव है ये पीछे की तरफ जा रहा था, तो उससे मसला ये हो रहा था कि भाई दूसरे एलिमेंट इसके ऊपर आ रहे थे। तो मैंने क्या किया, Z इंडेक्स लगा दिया। तो Z इंडेक्स से क्या होता है कि भाई हमारा जो जो भी हमारा एलिमेंट है वो Z इंडेक्स की हेल्प से हम टॉप पर या नीचे ले जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम ऊपर ले आए, लेकिन अब यहाँ पे ये मसला हो रहा है कि आप देखें ये जो बॉक्स है ना ये इसके पीछे चला गया, जबकि इस वाले केस में हम देखें तो ये बॉक्स इसके पीछे नहीं जाएगा जब तक हम स्क्रॉल कर रहे हैं इस चीज को, ये देखें, ठीक है। ये इसके साथ यहीं से स्टार्ट हो गया, ठीक है। जबकि इस वाले केस में हम देखें तो ये चीज ना यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और बाकी जो हेडर वेडर है वो इसके पीछे छुप गया, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर पहले मैं वाइट कर देता हूँ और इसको बंद कर देता, बंद कर दिया। और यहाँ स्टिकी वाले पार्ट पे आते हैं, इसको भी बैकग्राउंड कलर हटा देता। ओके, अब जो है मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भाई हमने टॉप लगाया था टॉप 0, इस टॉप 0 की जगह पे अगर मैं टॉप 10 कर दूं तो अब ये उस हिसाब से सेट हो जाएगा। देखिए नीचे आ रहा है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, 16 करके देखते हैं कितना नीचे आएगा। 20 पे आ जाना चाहिए था, बट चलो 24, 28 आ गया। अब देखें टॉप मैंने बढ़ा दिया ना, तो अब ये है टॉप पे इतना गैप रखेगा, ठीक है। अब ये स्टिक जो है ना यहीं से हो रहा है, ठीक है। तो टॉप वाली प्रॉपर्टी मैंने बढ़ा दी। अब जैसे ही ये पेरेंट एलिमेंट यहाँ पे खत्म हो गया,
तो अब ये वाली चीज जो है अब इससे आगे नहीं बढ़ेगी, तो अब ये भी स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम स्टिकी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। डिफ से हटा देंगे स्टिकी। डिफ पे मैंने कहाँ लगाया है स्टिकी? हेडर के अंदर लगाया था, वहां जरूरत नहीं है, यहाँ से हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ना। स्टिकी तो हमने ऊपर लगाना था, तो ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करना। सही है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पे आसान सेक्शन लग रहा है ये तो, बना लेते हैं जल्दी से। ये वाली इमेज में उठा लेता हूँ, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं जो है काम ये करता हूँ। हीरो सेक्शन की तरह ही है। हीरो सेक्शन की तरह ही है बिल्कुल, बस ये चीज एक्स्ट्रा है जो कि आप लोग ग्रिड से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये चीज मैं तो कहूंगा ग्रिड से इम्प्लीमेंट करें तो अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम हमजा। मुझे ये वालेकुम पूछना था कि फिग्मा की जो टूल्स उनके अपने आइकन्स लाइब्रेरी है ना, तो वहां से भी हम लोग यूज कर सकते हैं ना? ये मतलब जरूरी तो नहीं है कि आइकन डिजाइन करने के लिए तो हम लोग किसी थर्ड नहीं, पार्टी की वेबसाइट से पिक करें? हाँ। आइकन जो है इसके प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जाके प्लगइन्स का ऑप्शन होता है, यहाँ पे मैंने एक करा हुआ भी है। इसके अंदर मुझे जो है 6000 आइकन्स मिल गए। तो वो प्लगइन जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए प्लगइन खुल अच्छा गया, तो इसके अंदर मुझे ये बने बनाए आइकन इतने सारे। अच्छा, इसका नाम क्या? आइकन आइकन एस ए आई एक्स। सही, ठीक हाँ, है। सही है, सही। आइकन जी ऐसे। और ओके, तो जल्दी से इसे भी बना लेता है। आते हैं भाई अपने इंडेक्स डॉट टीएसएक्स के अंदर। कहाँ है भाई हमारी, सॉरी, पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर। यहाँ पे हम दूसरा सेक्शन ऐड करने जा रहे हैं जो कि हमारा है आउटकम का। तो यहाँ से भाई मैं टेक्स्ट उठा लेता हूँ। आउटकम सेक्शन, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ आउटकम। ये वाला कंपोनेंट हमने बनाया नहीं है तो बना लेता है। ठीक है, इसका नाम लिख देता है प्रोग्राम आउटकम। सही है। अब ये वाला सेक्शन मैं कहाँ पे बनाऊंगा? ये मैं बना लेता हूँ विजिट्स के अंदर, डॉट टी एस एक्स RFC प्रोग्राम्स आउटकम। इसको हटा दो, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और एक और चीज, मैंने एक टेम्परेरी वो ऐड किया था, मार्जिन ऐड करी थी अपनी वेबसाइट पे, ये वाली इसको हटा देता हूँ। कहाँ पे थी? स्पेशलाइज्ड ट्रैक के अंदर सबसे नीचे ये रही। ओके, हटा दो। अब यहाँ पे हमारे पास आउटकम का सेक्शन आ जाएगा नीचे, ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम क्या डालेंगे इसके अंदर? एक टैग लिखेंगे सेक्शन का। ठीक है, ताकि गूगल को आइडिया हो ये नया सेक्शन है। फिर हम लिखेंगे रैपर, ठीक है, जो कि हमारा इसको अलाइन कर देगा। सही हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इमेज लगाएंगे, दो सेक्शन बनाएंगे, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। पहले एक पेरेंट डिव बना लेता, डिव जिसके ऊपर हम फ्लैग्स अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। गैप भी यहीं दे देता है, गैप x8। ठीक है। अब जो है मैं एक लेफ्ट साइड बनाऊंगा इसकी, जिसके अंदर इमेज होगी, लेफ्ट इमेज राइट कंटेंट। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का डिव पहले मैं बना लेता हूँ। इसके अंदर क्या है, बस कुछ नहीं है, एक इमेज है। तो इमेज का कंपोनेंट मैंने नेक्स्ट.js के अंदर से इंपोर्ट किया। इसके अंदर भाई src सोर्स के अंदर भाई मैं आउटकम की इमेज को इंपोर्ट कर लूंगा। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं आऊंगा यहाँ पे टॉप पर, यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट आउटकम फ्रॉम assets/images/
क्या नाम रखा था भाई, आउटकम इमेज डॉट png। ठीक हो गया, इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ऑल्ट के टैग के अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, प्रोग्राम आउटकम। सही हो गया, इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश इमेज। ओके, इमेज आ गई हमारे पास। अच्छा जी, इस डिव पे हमने क्या चीज लगानी है, इस डिव के अंदर हमने फ्लेक्स 1 लगा देता है ताकि भाई ये इक्वल विद दे, दोनों डिव इक्वल विद ले। ठीक है, तो ये हमने भाई एक इमेज लगा दी है। अब ये दूसरा काम करना है हमने कंटेंट का। पहले देख लेते हैं कुछ क्या बना है, कुछ बनाया तो हमने, ये हमारी आ गई इमेज। ठीक है, और यहाँ पे हम कंटेंट ऐड करेंगे। उससे पहले हमने एक और काम ये करना है कि भाई इन दोनों के बीच में मार्जिन ऐड करनी है। तो यहाँ पर आता हूँ, सेक्शन पे मैं लगाता हूँ मार्जिन empty 28। मोबाइल स्क्रीन पे मैं इसकी मार्जिन 16 रखूंगा और मीडियम स्क्रीन से ऊपर इसकी मार्जिन 28। ओ empty 28। ठीक है, तो ठीक हो गया, मार्जिन आ गई थोड़ी सी और ये हमारी इमेज आ गई। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा कंटेंट। कंटेंट के अंदर जो है वो मैं देख लेता हूँ, एक हेडर है, H2 है, एक हमारे पास पैराग्राफ है। तो पहले ये दो चीजें लिख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे आता हूँ, H2 और यहीं से टेक्स्ट उठाता है। दूसरा हमारे पास पैराग्राफ, यहाँ से टेक्स्ट उठाया, यहाँ पे पेस्ट किया। लास्ट नेम फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं H2 को। और क्या था, टेक्स्ट H2 टेक्स्ट हमने क्या दिया था, इसलिए जो है मैं थीम प्रेफर करता हूँ ताकि जो है हमें बार बार देखना ना पड़े कहीं से। तो जो मैंने यहाँ पे इसका साइज रखा था वही साइज मैं यहाँ पे भी रखूंगा। तो जो है मैं देख लेता हूँ मैंने क्या साइज रखा था इसका H2 का। यहाँ पर आके मैं देख लेता हूँ, इसका साइज था 5XL और बस सही है। इसको बंद करो, आउटकम वाले पे वापस आ गया, टेक्स्ट 5XL, ये हमारे पास आ गया था प्रोग्राम आउटकम। इसको अब थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। क्लास नेम पहले मार्जिन ऐड करते हैं MT4। थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो ब्लैक नहीं रखते, थोड़ा सा लाइट कर देता। तो एक हमारे पास स्लेट का शेड है, स्लेट के शेड के अंदर हम जो है इसको 700 कर देते हैं, 600 देखता है। और थोड़ा सा साइज भी बढ़ाना पड़ेगा मुझे, टेक्स्ट LG। हाँ अब ठीक है। अब लास्ट चीज जो रह गई है वो रह गई है हमारे पास, कहाँ है भाई, प्रोडक्ट ओनरशिप, ग्लोबल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, बूस्टिंग। तो उसके लिए भाई मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे ये चारों अलग अलग लिखने से अच्छा मैं क्या करूँ, इन चारों को एक एरे के अंदर डालूं और लूप चला दूं, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। इस बार मैं ग्रेड यूज करूंगा। तो इसको कर लेते हैं, यहाँ पर मैं आता हूँ, कॉन्स्ट क्या नाम दे इसको, आउटकम पॉइंट्स इक्वल्स टू एरे। अब मेरे ख्याल से इसके अंदर बस स्ट्रिंग्स ही आना और कुछ तो है नहीं, तो स्ट्रिंग्स डाल देता हूँ, मुझे ऑब्जेक्ट डालने की जरूरत नहीं है। फ्रीलांसिंग, और मेरे ख्याल से आप लोगों को कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हो तो इग्नोर करेगा। बूस्टिंग, ओके, आउटकम पॉइंट्स का मैंने एक एरे बना दिया ताकि जो है मुझे इसको बार बार लिखना ना पड़े। मैं यहाँ पर हूँ और बस एक दफा। अच्छा, एक डिव बना लेता है, डिव के अंदर जो है इन चारों आउटकम्स को पहले लिख लेता। चारों आउटकम लिखने के लिए मैं लिखूंगा आउटकम डॉट मैप, और मैप के अंदर हम आइटम रख देते हैं इसका नाम, और सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया यहाँ पे मैं एक डिव बना देता हूँ और इस डिव के अंदर एक H3
H3 कर देता हूँ, आइटम। बस यहाँ पे इस वाले केस में हमने सिर्फ आइटम लिखना है, क्योंकि हमारा जो एरे है इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो डॉट वॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमने आइटम लिख दिया। अच्छा, की के साथ भी मैं जो है वो आई लिख देता हूँ, आई। सही हो गया हमारा डेटा। कहाँ है भाई हमारी वेबसाइट, ये रही। ये हमारे 4 अजीब से आ गए, तो इनको थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। इस बार हम ग्रिड यूज करेंगे, ग्रिड में आप लोग मेरी हेल्प करेगा। सबसे पहले भाई मैं मार्जिन ऐड कर लेता हूँ 6, ताकि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए। काम करता हूँ, क्या मैं ऐसे खोल सकता हूँ? और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता है, ठीक है। अब जो है मैं इसमें इस चीज को एडिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आते हैं। सबसे पहली चीज ग्रिड लगाने के लिए हम क्या लिखते हैं, पेरेंट एलिमेंट में हम ग्रिड लिख देते हैं। अब मुझे बताना है इस ग्रिड के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, तो उसके लिए मैं लिखूंगा ग्रिड कॉल्स 2, कि भाई इस ग्रिड के अंदर 2 कॉलम्स होंगे, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स बन गए। अच्छा, अब इन सबके बीच में मैंने गैप भी ऐड करना और इसकी हाइट भी बढ़ा देता है। तो गैप जो है गैप x2 कर देता हूँ, गैप y4 कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब जो है इसकी थोड़ी सी H3 के अंदर जो है इसकी थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट पहले तो इसको मीडियम कर देता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ इसे, और इसका साइज जो है वो LG कर देता हूँ। ओके, यही है डिजाइन में हमारे। फॉन्ट साइज जो है हमारे पास मीडियम है और LG, ठीक है। अब मुझे ये आइकन लगाना है। इन आइकन को लगाने के लिए भाई मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपके पास फिग्मा डिजाइन है तो आप इनको SVG में कॉपी कर सकते हैं, तो कॉपी एस SVG कर देता हूँ इसे। यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें मुझे चेंज करनी होंगी, जैसे कि हमारे पास जो स्टॉप कलर है इसके अंदर डैश है, तो डैश जो है वो GSX के अंदर हम नहीं लिखते, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। स्टेप कलर। और क्या है भाई हमारे पास, बाकी सब ठीक लग रहा है। इसमें एरर नहीं आता, बस वो आपको वार्निंग देता रहता है, तो इसलिए इसको देख लेगा एक दफा। बाकी सब ठीक लग रहा है मुझे। इसको सेव करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कॉपी तो कर लिया लेकिन एरो को नहीं कॉपी किया, तो इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ SVG के अंदर, इसको भी मेरे ख्याल से तो दोनों आ जाने चाहिए था। देन इसको मैं कॉपी एज SVG करता हूँ, कोड पर आता हूँ, यहाँ से जो SVG मैंने ऐड करी थी इसको रिमूव करके रिप्लेस कर दो। अब देखें, अच्छा अभी भी नहीं आया एरो, एरो का क्या इशू हो गया? कहाँ पर आता है आपसे? तो नहीं है एरो का अपना SVG तो नहीं है। लेकिन इन दोनों का ग्रुप बना लिया ना मैंने। चले इस तरह से करता है, पहले मैंने ग्रुप बनाया हुआ था, इस तरह से नहीं हो रहा तो मैंने दोनों को ऐसे सिलेक्ट किया। अब कॉपी ऐसे SVG करता हूँ, अब मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए। ये आ गया एरो, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे आ गए हैं, एरो भी आ गया है। और अभी इसको इस पे मैंने फ्लैक्स अप्लाई करना है। फ्लैक्स अप्लाई करने से पहले भाई इनको मैं ठीक कर लेता हूँ, ये जो डैश लगे हुए हैं इनको ठीक करके जो है मैं कैमल केस में कर लेता हूँ। और कहाँ पे है भाई ग्रेडियंट? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे सही हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये H3 और ये SVG जो हमारी इमेज है ये हमारे इस डिफ के अंदर है, तो इस पे मैं फ्लेक्स लगा देता हूँ ताकि ये दोनों एक लाइन में आ जाए। फ्लेक्स,
ठीक है, अब इनको मैं आइटम सेंटर करूंगा, आइटम सेंटर, तो ये उसमें होगा गैप x2, ठीक है, थोड़ा सा गैप ऐड कर दिया। अब जो है प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये वाला जो वो है ना आइकन, ये छोटा हो रहा है, तो इसको छोटा ना होने के लिए हम क्या लिखेंगे इस एसवीजी के अंदर, क्लास नेम, देखते हैं फ्लैग शेयरिंग वर्क करता है इस पे। ओके सही है, फ्लैग शेयरिंग हमने 0 कर दिया, तो फ्लैग शेयरिंग 0 से क्या हुआ कि भाई अब इसकी विड्थ जो है वो छोटी नहीं होगी, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया। तो ये अच्छा, इसके अंदर जो है 2-3 चीजें और है, पूरा तो हो गया ही है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें ये इमेज जो है ये बड़ी है और ये कंटेंट छोटा है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ ये जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाए। बाकी बाकी और भी चीजें हैं, अगर आप और डिटेल में देखें इसको, इस सेक्शन में नहीं है, बाकी सेक्शंस के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों ने करनी होंगी, जैसे मैं बताया भी था पहले। ओके, तो इसको भी हम देख लेते हैं, इसको मैं ले आता हूँ सेंटर में। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, ये रहा फ्लेक्स, सबसे पेरेंट पे हमने जो लगाया फ्लेक्स उस पे हम आएंगे, जिसके अंदर ये इमेज भी आ रहा हो, कंटेंट भी आ रहा हो, तो वो है हमारा ये वाला डिफ, जिसके अंदर लेफ्ट और राइट वाली चीज आ रही है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ आइटम्स सेंटर, ये सेंटर में आ जाएगा, आ गया, ठीक है। और हाँ, इसको अब रिस्पॉन्सिव करना है, तो मैं चाह रहा हूँ इस केस के अंदर, यहाँ पे मैंने किस तरह से किया, एक सेकंड, इमेज जो है वो नीचे चले जाए और ये जो कंटेंट है वो ऊपर आए, तो उसके लिए मैं आऊंगा यहाँ पे, पहले मैं लिखूंगा कि भाई इमेज के अंदर मुझे क्या चाहिए, फ्लेक्स कॉल रिवर्स, ठीक है। अगर मैं सिर्फ फ्लेक्स कॉल लिखूंगा तो क्या होगा, बल्कि फ्लेक्स कॉल्स, हाँ सही है, फ्लेक्स कॉल लिखूंगा तो क्या होगा, हमारी इमेज जो है वो ऊपर आ जाएगी। तो अभी तो फ्लेक्स कॉल लिखा है मैंने, लेकिन जो है इसके साथ मैंने, एक सेकंड, ये फ्लेक्स, अच्छा ये तो दूसरी वेबसाइट है, यहाँ पे आता है फ्लेक्स कॉल लिखा, तो हमारी इमेज जो है वो ऊपर चली गई है और कंटेंट नीचे आ गया। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि इमेज नीचे चले जाए और कंटेंट ऊपर आ जाए मोबाइल स्क्रीन पे, तो उसके लिए मैं लिख दूंगा फ्लेक्स कॉल रिवर्स, तो रिवर्स हो जाएगा, ये कंटेंट नीचे चला, ऊपर चला जाएगा, इमेज नीचे आ जाएगी, सही है। अच्छा जी, और इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर जो है हमने बड़ी स्क्रीन पे इनको एक लाइन में लाना है वापसी, तो बड़ी स्क्रीन का भी लिख लेते हैं। मीडियम स्क्रीन से ऊपर जाएं हम अगर, तो फ्लेक्स रॉ कर दो, सही हो गया। अब इसको छोटा करते हैं, और छोटा करता है, ओके, तो ये हमारे पास आ गई इस तरह से। और जब हम इससे छोटी स्क्रीन पे जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि इन चारों को एक लाइन में शो करा सकते हैं, सही है। तो इस तरह से हमारा हो गया है काम। आप जो है इस वेबसाइट को जब बनाए तो इसमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखें कि रिस्पॉन्सिव हो, और जो है जो चीज़ें मैंने नहीं इम्प्लीमेंट करी, जाहिर है उसमें आप लोगों ने अपनी एफर्ट्स लगाएंगे तब जाके, हर ट्यूटोरियल जो भी आप ट्यूटोरियल फॉलो करें उसमें लाजमी ये चीज़ ऐड करें कि अपना भी कुछ ऐड करना है लाजमी, उससे आप सीखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई है होम पेज, और काफ़ी हद तक हमने कन्वर्स राव की वेबसाइट बना ली है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं इसको, और जो है इसमें जो भी चेंजेस होंगी आप फिग्मा को देख के कर लेंगे, और जो है ये इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये जो अब आउटकम वाली जो है सेक्शन है, इस जी, आउटकम वाली इमेज का लिंक प्लीज फिग्मा के लिए दीजिए। ये फिग्मा का लिंक, ये आउटकम सेक्शन, ये पूरा पेज आ जाएगा ना उसमें, इसका अलग से लिंक नहीं है, इसी के नीचे है आउटकम वाला, ठीक है। चले मैं जो है रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ, बाकी ये रिकॉर्डिंग जो है वो मैं ऐड कर लूंगा, तो आप लोग जो है इसको फॉलो करते हुए जो है इसको और अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।